हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन हमारे यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज के वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेनली हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा चैप्टर है सत्ता की साझेदारी यानी पावर शेयरिंग, इसका मेन पहले थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं कि हमें चैप्टर में पूरा कवर क्या करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या करनी है हमकी, देखो यहाँ पे सत्ता की साझेदारी है, उसका मीनिंग पढ़ना है कि या फिर उसका जो भी एक परिभाषा है वो हमको समझनी है कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है। ठीक है, नॉर्मल चीज़ में। उसके बाद है कि चैप्टर ही ये है तो हमको डिटेल करना है इसके ऊपर। ये आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका के। तो ये दोनों देश हैं, श्रीलंका जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है और बेल्जियम जो है यूरोप का देश है। ठीक है, जो फ्रांस और थोड़ा रोम साइड के इधर आ जाता है, यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, ज़्यादा मतलब इतना बड़ा नहीं है, जो हमारा हरियाणा जितना स्टेट है उतना ही वो वहाँ पे यानी देश है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि आपको पूरा 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बेल्जियम का एग्जाम्पल और आपका श्रीलंका का एग्जाम्पल। तो उन दोनों एग्जाम्पल में उन दोनों देशों के अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, कौन कौन सी कंट्रोवर्सी यानी तनाव या फिर जो भी टकराव हो रहे थे कम्युनिटी में, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो भी चीज़ निकलेगी, इफेक्ट निकलेगा कि आपको प्रभाव कैसे करता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक प्रभाव है हमें नेगेटिव प्रभाव और एक हमें पॉजिटिव यानी जो भी है हमारा इम्पैक्ट है वो अच्छा है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को दोनों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर सत्ता की साझेदारी पे आएंगे। तो मतलब वूल या पूरा चैप्टर में आपको सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंस बताई गई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक टॉपिक है आपका कि ये दोनों के बारे में बताने के बाद खलील की उलझन एक टॉपिक है। ठीक है, देन एक टॉपिक है कि सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है या उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, उसकी भूमिका या उसकी उपयोगिता बतानी है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है सत्ता की साझेदारी के 4 फैक्टर यानी आपके जो पावर शेयरिंग के जो 4 फैक्टर यानी जो रूप आ जाते हैं, जिसको हम कारक बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं, फीचर बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 आपको डिटेल करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले एक मेरा इंट्रो है कि यहाँ पे छोटा सा सत्ता की साझेदारी है क्या। फॉर एग्जाम्पल कि सत्ता यानी पावर। ठीक है, पावर इन द सेंस किसी के हाथ में पावर होती है। तो यहाँ पे हम पॉल पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। फर्स्टली कि अगर आप एसएसटी को पढ़ें तो प्लीज़ इस बोरिंगनेस से बिल्कुल मत पढ़ना, वरना ऊपर से जाएगी सीधा। ये मैथ साइंस नहीं है, इसके फॉर्मूलेज नहीं होते, टर्म्स होती है और खुद आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इजी है, थ्योरी है आपका बहुत इजी है, टफ लेने की जरूरत नहीं है कि एसएसटी बहुत टफ है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको हिस्ट्री इसमें टफ लगेगी। 10th क्लास की हिस्ट्री थोड़ी सी आपको वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री है और थोड़ा सा वहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लेकिन जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर है, जो भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, वो बहुत ईजी है। ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ, पढ़ोगे मेहनत करोगे तो होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एसएसटी के बारे में। तो मेनली पॉल साइंस है, तो पॉल साइंस को हमेशा प्रेजेंट से कनेक्ट करके पढ़ा करो। हमेशा स्टूडेंट को मैं बोलती हूँ, अपने स्टूडेंट को, कि हमेशा पॉल साइंस को, पॉलिटिक्स को जो प्रेजेंट में आपका चल रहा है, जो भी फीचर्स एग्जाम्पल जो भी चल रहे हैं, चाहे वो पीएम हो गया, चाहे सीएम हो गया, चाहे वो स्टेट वर्सेस आपके मतलब जो फेडरलिज्म के अंदर स्टेट वर्सेस आपके जो भी सेंट्रल है गवर्नमेंट के जो रिलेशन हो गए, वो सब चीज़ है। तो अगर प्रेजेंट से लिंक करके पढ़ोगे तो पॉल साइंस जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, और माइंड के अंदर इमेजिनेशन क्रिएट किया करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल बेल्जियम या श्रीलंका के बारे में, तो उसकी हम एक ओवरव्यू हमारा खुद इमेजिनेशन करें कि हम खुद एक इमेज बनाए कि देखो श्रीलंका में ये सब हो रहा है, बेल्जियम में ये सब हो रहा है। ठीक है, तो एक स्टोरी वे में पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता यानी पावर का मतलब है। सपोज कि बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि सपोज मैं भारत के दिल्ली के इलाके में मैं रहती हूँ और मेरे मोहल्ले में पानी की कमी है। ठीक है, तो मैं कंप्लेन किसे करूँगी? सबका जवाब आएगा कि देखिए एमसीडी को कंप्लेन कीजिए। मैं कंप्लेन मोदी को क्यों नहीं, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको क्यों नहीं कर सकती? नहीं कर सकते, चलो ठीक है। और फिर मैंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी को मैं क्यों नहीं कर सकती, जो दिल्ली का सीएम है, दिल्ली के सीएम है, उनको क्यों नहीं कर सकती? आप बोलोगे उनको भी नहीं कर सकते, एमसीडी को ही क्यों करूँ? तो यहाँ पे एक टर्म्स, एक सीडी स्टेप बाय स्टेप आपको चढ़ना है। पावरफुल व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो है, लेकिन उसके साथ उसने अपनी शक्तियों का बंटवारा कर रखा है, मतलब अपनी पावर को शेयर कर रखा है कि देखिए जो 28 स्टेट हैं पूरे भारत के अंदर, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ अपनी दे दी, यानी स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियाँ मैंने दे दी। किसने दी? सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार ने किसको बांट दी अपनी शक्ति?
राज्य सरकार को, ठीक है। अब राज्य सरकार यानी जो आपका सिटिंग मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, जिसको सीएम बोलते हैं। अब उसने क्या करा, वो भी तो उस पर इतना बर्डन है, वो भी नहीं संभाल पाएगा, तो वो क्या करेगा कि उसने 2 चीज़ टर्म बना दी आपको लोकल गवर्नमेंट के अंदर, जिसको हिंदी में टर्म आता है आपका स्थानीय सरकार। उसके अंदर उसने 2 चीज़ बना दी कि गाँव में होगी ग्राम पंचायत और शहरों में होगी एमसीडी, ठीक है, नगर निगम पालिका इसको बोलते हैं। तो उसने भी अपनी शक्ति बांट दी। तो हम डायरेक्ट पीएम को कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। ये एक चीज़ का ये बोलते हैं इसको पावर शेयरिंग, ठीक है। आप इसको आराम से लिंक कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखिए कि पावर शेयरिंग क्या है, यानी अपने दायित्व यानी अपनी ड्यूटीज़ या अपनी जिम्मेदारियों को आपस में बांट देना, वही पावर शेयरिंग है। या अपने सत्ता का बंटवारा कर देना ही पावर शेयरिंग है, ठीक है। अगर पावर शेयरिंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी तो वो तानाशाही राज हो जाएगा, पता होगा आपको, ठीक है। मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। अगर पावर किसी एक और बंदे या फिर किसी एक सेना के पास आ जाएगी तो वो तानाशाही हो जाएगा या सेना तंत्र हो जाएगा। उसके साथ साथ किसी एक बंदे की पावर आ जाएगी तो वो आप इसको मोनार्की या फिर इसको राजतंत्र बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल किंग और क्वीन का होना, ठीक है। लेकिन लोकतांत्रिक जहाँ पर आपके डेमोक्रेसी आती है वहाँ पर पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ नहीं होती, किसी एक ग्रुप के हाथ नहीं होती, वहाँ पावर यानी सत्ता का बंटवारा होता है। इसको ही पावर शेयरिंग बोला जाता है। ये सत्ता की साझेदारी, ये सत्ता का बंटवारा कहा जाता है, ठीक है। तो मेनली हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, 2 देश के बारे में। पहला है बेल्जियम, दूसरा है आपका श्रीलंका, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे बेल्जियम में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, थोड़ा उलझन है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको समझा दूंगी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होते हैं। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है, बोल सकते हैं हम कि फ्यू इन नंबर, ठीक है। जिनकी संख्या कम हो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। बहुसंख्यक यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है, यानी मोर इन नंबर। तो वहाँ पे 2 टर्म यहाँ पर है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नॉर्मली। यहाँ पे एक वर्ड आता है आपको कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे एक वर्ड है आपको कॉन्फ्लिक्ट। तो हम जानते हैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो मेनली यहाँ पे डिटेल अभी है नहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली। अगर डिटेल चाहिए या थोड़ा आप ग्रेजुएशन लेवल के आ जाओ या 3rd ईयर में हो तो मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या। मेनली कॉन्फ्लिक्ट को हिंदी में बोलते हैं आपका संघर्ष। संघर्ष यानी 2 देशों के बीच हो सकता है, 2 व्यक्ति यानी 2 पर्सन के बीच हो सकता है। कैसे होगा संघर्ष, सपोज मैं और मेरी फ्रेंड है, मेरी मेंटालिटी और उसकी मेंटालिटी मैच नहीं करती तो हम लड़ सकते हैं, टकराव कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, वो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। 2 देश सपोज यूक्रेन और आपका जो भी रशिया है, उनके बीच जो वॉर हो रही है अभी तक, जिसे बोल सकते हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर। ऐसा तो नहीं है, 3rd वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगी, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 देशों के बीच नहीं होगी। तो नॉर्मली टकराव तो हो रही है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उठ रहा है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट 2 देशों के बीच भी हो सकता है और 2 कमरे में बैठे हुए इंसानों के बीच भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का लेवल बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक इस चैप्टर में क्या पढ़ना, कॉन्फ्लिक्ट 2 समुदाय यानी 2 आपसी कम्युनिटी। फॉर द एग्जाम्पल, तो आंध्र प्रदेश जो हमारे स्टेट है इंडिया का, उससे निकला है हमारा तेलंगाना। तो क्यों अलग हुआ, क्योंकि तेलंगाना लैंग्वेज अलग है और आंध्र प्रदेश वाली लैंग्वेज अलग है। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए हम आंध्र प्रदेश जो पूरा स्टेट है उसके साथ थोड़ा कोलैब नहीं कर सकते, हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारे रिचुअल्स अलग है, हमारी भाषा अलग है, तो हमें अलग स्टेट बनाना है। तभी वो तेलंगाना अलग हुआ। तो वो सी चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसका यानी टकराव किसका है, इसको हम सिंपल मीनिंग में टकराव भी बोल सकते हैं। टकराव क्यों हो रहा है, 2 समुदाय का, 2 कम्युनिटी का, 2 भाषा बोल कि मैं अलग भाषा बोलती हूँ, आप अलग बोल सकते हो, हम दोनों आराम से लड़ सकते हैं, ठीक है। मेरी मेंटालिटी अलग है, आपकी अलग है, हम दोनों आराम से लड़ सकते हैं, हम दोनों के बीच आराम से टकराव हो सकता है। मेरा धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, हम दोनों के बीच आराम से टकराव हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की ये बात करेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मली करना नहीं चाहिए, हमेशा हमको भाईचारा बना के रखना चाहिए, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ ये कि डेमोक्रेसी के अंदर ही आपका सत्ता की साझेदारी दिखती है, मोनार्की और डिक्टेटरशिप के अंदर आपको पावर शेयरिंग नहीं दिखती। ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं जो इस सेक्टर में नहीं ऐड है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जो हमारे हरियाणा जितना दिखाई देता है। उसके बाद क्या है कि इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ये थोड़ा याद रखना है। इसकी राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, यानी कैपिटल ऑफ जो बेल्जियम है वो है ब्रुसेल्स। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 भाषा समुदाय रहते हैं। फर्स्ट भाषा समुदाय क्या है, डच बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जानते हैं कि पूरे बेल्जियम के अंदर ओवरऑल पूरे देश के अंदर 59% लोग डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज है जो डचीज बोलते हैं।
और जो फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांस का जो देश है, यूरोप के साथ का ये एक और देश है। यूरोप के अंदर टोटल 16 या 16-17 देश आ जाते हैं। तो उसके अंदर जो फ्रेंच है, उसके बेल्जियम के अंदर वो थोड़े 40% आपके फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो भी पूरे बेल्जियम के अंदर अल्पसंख्यक कौन है अल्पसंख्यक, जो संख्या में कम है वो है आपके फ्रेंच लोग, बहुसंख्या कौन है, डच लोग, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस है। क्या, हमने ब्रुसेल के बारे में पढ़ना है जो कि बेल्जियम की ही कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर कैपिटल पे या फिर कुछ भी राजधानी पे कुछ भी कब्जा हो गया तो ऑफ कोर्स पूरा देश आप कब्जे में कर सकते हो, इसलिए कैपिटल मोर इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहती थी, यहाँ पे राजधानी है आपकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में कितने लोग रहते हैं, 80% लोग फ्रेंच रहते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच बोलते हैं। सिचुएशन दोनों उल्टी हो चुकी है। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे वो यहाँ बहुसंख्यक हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जो बहुसंख्यक थे वहाँ पे अल्पसंख्यक हो गए। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो तनाव है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहाँ से उखड़ा है, हमारी कैपिटल से ही उखड़ा है कि यहाँ पे डचेस कम है, ठीक है, डचेस कम है। तो क्या होगा, जो फ्रेंचीज हैं, जो बहुसंख्यक है, वो इसको दबाना चाहते हैं कि देखिए 20% जो आपके डच है वो पूरा यहाँ पे मार्जिन यानी कगार पे आ जाए और पूरे देश, ये पूरी ब्रुसेल से कहीं ना कहीं बाहर निकल जाए। तो ब्रुसेल से यानी कैपिटल से बाहर निकल जाएंगे तो ऑफ कोर्स पूरे बेल्जियम से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डचों का, फ्रेंचिस का बोलबाला है, यहाँ फ्रेंचिस की ताकत ज़्यादा है। तो वो क्या सोचते हैं कि देखिए ये जो डच लोग हैं, इनके अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट कैसे उखड़ा है कि देखो डच लोग हैं, हम इनको ज़्यादा राइट्स नहीं देंगे, हम जो भी पूरा अफसर यानी जो आपका चांस होता है, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो चाहे जॉब फील्ड में हो, वो सब कुछ ये फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन, फ्रेंचिस लोग। समझ में आ रही है सारी बातें। उसके बाद क्या है कि यहीं से इसी कॉन्फ्लिक्ट या इसी चीज़ से, कंट्रोवर्सी से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि देखो कॉन्फ्लिक्ट क्यों पैदा होगा, ये लोग क्या बोलेंगे कि देखो हमको अधिकार नहीं मिल रहे, हमको जॉब्स नहीं मिल रही जस्ट बिकॉज हम अल्पसंख्यक है, कहाँ पर, बेल्जियम की राजधानी के अंदर, ठीक है। तो ये सारा मामला यहाँ से उखड़ता है। यहाँ लिख भी रखा है मैंने कि यही अल्पसंख्यक डच समुदाय और बहुसंख्यक फ्रेंच समुदाय, यानी फ्रेंच समुदाय डच समुदाय को पीड़ित करता है, शोषण करता है और ज़्यादा बहुत बेकार तरीके से करता है, जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कि बेल्जियम की स्थिति क्या है, ठीक है। आगे हम वीडियो के कंटिन्यू में जानेंगे कि बेल्जियम में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या तनाव हो रहे थे डिटेल के अंदर, और उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है, यानी सत्ता की साझेदारी से समाधान कैसे करते हैं बेल्जियम के लोग, ठीक है, वो डिटेल है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका यानी हमारा जो भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिणी की साइड आता है, जिसकी राजधानी आपकी कोलंबो आ जाती है। तो यहाँ पे क्या है, भारत का पड़ोसी देश है, हम जानते हैं, राजधानी है कोलंबो। यहाँ पे राजधानी कुछ नहीं है, आप नॉर्मली पूरे ओवरऑल देख सकते हैं, ओवरऑल देख सकते हैं। श्रीलंका में दो समुदाय के बीच टकराव की लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है। अब वो दो समुदाय कौन से हैं, फर्स्ट है आपका सिंगली लोग, जिसको इंग्लिश में टर्म यूज करते हैं सिंघालाज लोग, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगली लोग हैं वो 74% है, और जो अल्पसंख्यक है यानी जो आपका माइनॉरिटी में आ जाते हैं, जिनकी संख्या कम है, वो कौन है, तमिल लोग, ठीक है। अगर टर्म मैं आपको बताना भूल गई, इंग्लिश वाले सुन लो आराम से, नेक्स्ट वीडियो जो अभी कंटिन्यू चलेगा उसमें इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रही थी कि अल्पसंख्यक का इंग्लिश टर्म होता है यहाँ पे माइनॉरिटी लोग, और बहुसंख्यक का टर्म होता है मेजॉरिटी लोग, ठीक है। मेजॉरिटी यानी जिसकी संख्या ज़्यादा है, माइनॉरिटी यानी जिसकी संख्या कम है। तो यहाँ पे थी मैं कि सिंगली लोग कितने हैं, सिंघाला लोग कितने हैं 74, यानी मेजॉरिटी में यानी बहुसंख्यक है, ठीक है। और 80% कौन है, तमिल लोग, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि देखो सिंघालाज लोग या सिंगली लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका ही बोलबाला चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि 80% में से 30% और 5% सिर्फ 30% कौन है, मूल निवासी, इसको नेटिव पीपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव पीपल। नेटिव पीपल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली मूल निवासी का मतलब होता है जो एक ही जगह, एक ही टेरिटरी पे बहुत सालों से रहते आ रहे हो किसी देश के अंदर, उसको कहते हैं आदिवासी लोग। फॉर एग्जाम्पल
आदिवासी लोग, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्स ग्रुप। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर मैं बोलूँ कि मूल निवासी कौन है, तो इंडिया के अंदर मूल निवासी कौन होंगे, जो यहाँ की टेरिटरी पे बहुत साल पहले से रह रहे हो, यानी फर्स्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि यही यहाँ पे नागरिक हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे आदिवासी लोग, जो कहाँ पर प्रेजेंट में भी है। आप देख सकते हो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो आइसलैंड है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जंगलों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे 30% कौन है तमिलों में से, आदिवासी लोग जो श्रीलंका में स्टे करते हैं, रहते हैं। और 5% कौन है, भारत के तमिल। अब भारत के तमिल श्रीलंका में कैसे आ गए, ये सोचने वाली बात है। तो लोग थोड़ा चलते हैं, हिस्ट्री को पीछे लेके चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, जो नॉर्मली ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी, एक ट्रेडर ऐसी कंपनी थी जिसने 80% पूरा वर्ल्ड उसके कब्जे में था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो यहाँ पे श्रीलंका भी उसके कब्जे में था, आपका कोरिया भी कब्जे में था, आपका चाइना भी कब्जे में था, आपका यहाँ तक कि आपका अमेरिका USA भी आपका कब्जे में था, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया तो था ही कब्जे में, पाकिस्तान भी कब्जे में था, अफगानिस्तान भी कब्जे में था, ठीक है। तो सारा मंगोलिया भी कब्जे में, सब कुछ पूरा 80% वर्ल्ड पूरा कब्जे में था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी भारत का एक स्टेट है साउथ इंडिया का, तमिलनाडु से कुछ काम वाले लोग, जिसको हम तमिल प्रेजेंट में बोलते हैं, वो क्योंकि तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको कहाँ ले जाया गया, मजदूरी कराने के लिए एज अ लेबर, ठीक है, एज अ लेबर कहाँ ले जाया गया, श्रीलंका ले जाया गया। तो वो तभी के बस चुके हैं वहीं पर। 5% अभी भी वहाँ पे तमिल है, जो भारत के तमिल है, लेकिन वो अपने आप को सिटीजन कहाँ की मानते हैं, श्रीलंका, क्योंकि वो तब से बसे पड़े हैं, इसलिए वो उनका जाने का मन नहीं करता। यही नॉर्मली चीज़ है कि अगर आप जहाँ आपका अड्डा जम जाए आप वहीं पे रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5% तमिल कहाँ के, भारत के तमिल हैं, और 30% जो तमिल है वो क्या है, मूल निवासी यानी नेटिव पीपल्स है श्रीलंका के ही। तो 13 और 5 को मिला कि 18% मिलता है। तो 18% कहाँ के तमिल है, श्रीलंका के, जो कि अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। इसी वजह से जो सिंगली लोग हैं, जो सिंघालस लोग हैं, वो किसको दबा रहे हैं, तमिलों को दबा रहे हैं। यानी एजुकेशन लेवल बहुत बेकार है इनका, सारे जो भी अमीर लोग यही हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज़ दे सकते हैं, जो चीज़ इसमें थी, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि श्रीलंका में क्या स्थिति है और आपकी बेल्जियम में उसमें क्या स्थिति है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा पिंक, जो यहाँ पे बेबी पिंक कलर आ जाता है, वो किसको इंडिकेट करता है, जो सिंगली लोग हैं, ठीक है, जो सिंघालास लोग हैं, उसको इंडिकेट करते हैं कि श्रीलंका का ये मैप है। श्रीलंका के अंदर सबसे ज़्यादा जब मेजॉरिटी आ जाती है, यानी बहुसंख्यक लोग कौन है, सिंगली लोग हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ग्रीन एरिया है वो किसको इंडिकेट करता है, जो अल्पसंख्यक है, यानी जो माइनॉरिटी के जो समुदाय हैं, यानी कौन से लोग, जो आपके तमिल भाषा बोलते हैं, तमिल लोग हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बता रखा था 5% इंडियन तमिल, और जो भी 15% है वो किसके, कौन से तमिल है, मूल निवासी लोग, यानी जो नेटिव पीपल्स है, ठीक है। आगे हैंड नोट्स मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ पे इजीली आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं, बेल्जियम के बारे में भी। तो यहाँ पे बेल्जियम के बारे में क्या आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, जो पूरा येलो कलर है वो कौन से लोग हैं, जो भी डचेस लोग, जो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। और जो सारे जो रेड वाला जो कलर है वो कौन सा है, वो कलर है आपका जो भी फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने क्या बोला था कि जो भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहाँ से क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है कैपिटल को लेकर, यानी जो ब्रुसेल कैपिटल है वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो रहा है, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, यानी, ठीक है। तो जो कैपिटल है आपकी ब्रुसेल्स, वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट का रिफॉर्म, तो जो आपकी कैपिटल है ये ब्रुसेल्स, वहाँ से कैपिटल रिफॉर्म होता है, वहाँ से कैपिटल, जो ये आपकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट रिफॉर्म होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष, जो तनाव है, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से दोनों मतलब मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। तो नॉर्मली जो भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो भी चीज़ है क्या होती है, कि जो भी शक्तियाँ हैं या फिर पावर शेयरिंग है वो किस में डिवाइड होती है। जैसे कि आपका सेकंड जो चैप्टर है फेडरलिज्म यानी संघवाद, वहाँ से भी आपका जो कुछ पॉइंट आपके मैच होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से भी उस पॉइंट में आप ऐड कर सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले क्या होती है हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार। उसके बाद नीचे कौन होती है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। उसके बाद होती है लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं आपके, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एमसीडी, ठीक है ना, फर्स्ट होता है आपका एमसीडी। सेकंड होता है आपका ग्राम पंचायत, जिसको विलेज पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा शक्तियों का बंटवारा यानी जो पावर शेयरिंग है वो ऐसे डिवाइड होती है।
और अच्छे तरीके से उसका काम करा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से अपने हैंड नोट्स देख लेते हैं। ये मेरी नोट्स बनाए हैं मैंने, तो आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में, यहाँ पे बोथ लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है। तो फर्स्ट क्या है, हमारा ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अकॉर्डिंग इंग्लिश वाले देख सकते हैं कि इस अध्याय में हम सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के साथ विस्तार यानी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके साथ सत्ता की साझेदारी के रूप यानी फैक्टर, या फिर हम इसको फीचर बोल सकते हैं। ठीक है, कारक तत्व या रूप बोल सकते हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन घुमा कर आएगा बोर्ड में, 10th क्लास से बोर्ड एग्जाम में, कि देखिए जो सत्ता की साझेदारी है उसके रूप बताओ, ये सत्ता की साझेदारी के कारक बताओ, ये सत्ता की साझेदारी के तत्व बताओ। तो तत्व, रूप, फैक्टर, ये सब चीज आपको क्या करना है, यही पॉइंट आपको 4 पॉइंट है, यही एज इट इज लिख देने हैं। ठीक है, 5 या 4 पॉइंट है, तो ये आपको आराम से लिख देने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेशन आ जाती है किसकी, पावर शेयरिंग की, यानी सत्ता की साझेदारी की परिभाषा आ जाती है। नॉर्मली क्या है, नियम कानूनों को बनाने के लिए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां केवल एक पार्टी के हाथों में सारी शक्ति ना होकर बल्कि उसके अन्य पार्टियों व सरकारों के स्तर यानी लेवल के अनुसार डिवाइड करी जाती है आपकी पावर, यानी जो शक्ति है उसका बंटवारा किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लिखने के बाद इसको भी पॉइंट करेंगे अपने आंसर शीट में, ये एक अच्छा आंसर बन के तैयार होगा। ठीक है, और आपको 101% आपकी टीचर मार्क्स आराम से दे देगी कि देखिए शक्तियों का बंटवारा ही सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ पावर्स इज इक्वल टू पावर शेयरिंग। ठीक है, उसके बाद है हमारे डिटेलिंग में बात करते हैं हम। वैसे मैं बता चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें कि देखिए बेल्जियम में क्या था, श्रीलंका में क्या था, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि बेल्जियम की स्थिति बतानी, कि बेल्जियम की सिचुएशन क्या है। ठीक है, बेल्जियम सिचुएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट इसका पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है, फ्रेंच भाषी लोगों ने डच भाषा लोगों से उनके आर्थिक विकास व शिक्षा के अवसर छीन लिए हैं, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद क्या है, इसी वजह से फ्रेंच भाषी ज़्यादा समृद्ध यानी ज़्यादा अमीर लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर सकते हैं कि दो समुदाय जो आपका बेल्जियम है वो 2 समुदाय में बढ़ चुका है, एक यहाँ पे डचिश लोग, दूसरा है आपका फ्रेंच भाषी लोग। तो फ्रेंच भाषी लोग देखे जाते हैं कि भैया ये लोग अमीर हैं, ये लोग आपके वेल डेवलप्ड हैं, मतलब अच्छे खासे तरीके से, और जो डचेस लोग हैं वो थोड़े से गरीब या फिर निम्न वर्ग या फिर लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, और जो अपर क्लास कौन सी हो गई आपका, जो भी फ्रेंच लोग हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट आता है कि 1950 से लेकर 1960 के दशक के बीच में यह तनाव या यह कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच, कौन सी कम्युनिटी है, फ्रेंच वर्सेस डच लोग, उनके बीच ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा डिटेलिंग है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ करा है 1950 से लेकर 1960 के दशक के ऊपर भी मैं, यानी सेंचुरी क्या होता है, दशक क्या होता है, सेंचुरी से आप कैसे सन डेट निकाल सकते हैं, सन डेट से कौन सी सेंचुरी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक डेट दे दी कि 1930, ये इसमें कौन सी सेंचुरी है, तो इसमें होगी आपका 20 सेंचुरी। ठीक है, तो ये सब इसके ऊपर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ये रही वो वीडियो, आप यहाँ से आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ पॉल के लिए आपका बेसिक चीज़ है कि आप कैसे सेंचुरी क्या होती है उसको डिफाइन करें, कैसे दशक क्या होता है, शताब्दी क्या होती है, और एक भी सन डेट से आप शताब्दी या सेंचुरी कैसे निकाल सकते हैं। तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पे श्रीलंका की स्थिति, अगेन वही जो नॉर्मली मैं थोड़ा ओवरव्यू दे चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है। अल्पसंख्यक कौन है आपके, जो तमिल लोग हैं। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 80% है श्रीलंका के अंदर। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो सिंघली लोग हैं। ठीक है, जो सिंघली लोगों ने तमिल के आर्थिक अधिकार और शिक्षा जैसे अवसरों को छीन लिया है, सेम वही सिचुएशन हो रही है। फ्रेंच लोग डचों से छीन रहे हैं बेल्जियम के अंदर, और आपके जो सिंघली लोग हैं वो किससे छीन रहे हैं,
तमिल लोग से छीन रहे हैं उसके सारे अधिकार वगैरह, जो भी चीज़ें राइट वगैरह छीन रहे हैं। कहाँ छीन रहे हैं? श्रीलंका के अंदर छीन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो चीज़ है वो है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जिसको बोल सकते हैं हम जो भी सब कुछ देखे जा रहे हैं हमने कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। अब नॉर्मली चीज़ है कि देखिए एथनिक क्या है या फिर इसको जातीय संघर्ष बोलते हैं। दोनों एग्जाम्पल में हमें एथनिक संघर्ष, एथनिक जो भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। तो मेनली ये जो जातीय संघर्ष है ये है क्या? दो जात, यानी एक जात कौन सी हो गई, जो भी कम्युनिटी है, एक हो गया डच, दूसरा हो गया आपका फ्रेंच। श्रीलंका के अंदर एक हो गया तमिल, दूसरा हो गया आपका जो सिंगली लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, जातीय संघर्ष से अभिप्राय यह है किसी देश में दो या दो से अधिक जातियों का अपने क्षेत्र, भाषा, धर्म के आधार पर मतभेद यानी टकराव होने से होता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, हमारी लैंग्वेज सेम नहीं है, ठीक है, और हमारा धर्म सेम नहीं है, रिलीजन, तो उसके अकॉर्डिंग हम लड़ सकते हैं। ये जातीय संघर्ष की परिभाषा ये बोलती है, ठीक है। तो आइए नॉर्मल चीज़ में मैंने बताया था कि मूल निवासी यानी जो आपके नेटिव पीपल्स है वो क्या होते हैं। तो ये रहे आपके नेटिव पीपल्स, ये होते हैं आपके मूल निवासी जो एक ही स्थान पे बहुत सालों से रह चुके होते हैं और इनके अधिकारों, ये भी सेम चीज़ वही हो रही है, इनके अधिकार भी छीन लिए गए हैं जो अब लोग जो आए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारे, और इनको थोड़ा पीछा, इनको बहुत ज़्यादा पिछड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो ये होते हैं मूल निवासी लोग, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसका सेकंड पार्ट भी बनेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और उसमें सारा जो अभी तक जो जितना है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी बेल्जियम की, श्रीलंका की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, उसके बाद जो 4 फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट, और जो भी आपका पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये तीनों जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्री रहो, खुश रहो और मेहनत करते रहो।